गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना पाठ्य पुस्तक वसंत में जो संकलित पाठ है रक्त और हमारा शरीर, इसका पढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक यतीश अग्रवाल हैं और यहाँ पर अनिल और डॉक्टर के मध्य जो बातचीत है उसका वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर में अगर एनीमिया हो जाए तो उसे क्या हो जाता है, क्या बीमारियां हो सकती है, हमारा शरीर किस प्रकार से कमज़ोर हो जाता है और एनीमिया होने से हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार हमें अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए और हमारे शरीर में जो बीमाणु है वो क्या काम करते हैं और जो हमें अपने रक्त को समय अनुसार दान करना चाहिए, क्योंकि इससे जो रक्त के दान करने से हमारे शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है, साथ में किसी और की भी जान बच सकती है। और हमें जो एनीमिया होता है हमारा किस कारण से होता है, इसका जो पौष्टिक आहार की कमी से होता है। इसके अलावा ये दूषित जल खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, इसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट, आज हम इस लेसन को शुरू करते हैं। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो स्टूडेंट, हमने जो ये जो पेज पढ़ा है इसमें से अपने छोटे छोटे जो प्रश्न बन रहे हैं वो हैं जैसे कि अनिल की बहन का क्या नाम था। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन का नाम था, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न अपना बन रहा है कि दिव्या को क्या परेशानी थी। दिव्या को क्या परेशानी थी? तो दिव्या को भूख नहीं लगती थी, कमजोरी और थकान रहती थी। देखो कि कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, भूख भी पहले से कम हो गई थी। तो दिव्या को क्या बीमारी थी? दिव्या को भूख नहीं लगती, कमजोरी और थकान रहती थी। फिर है कि डॉक्टर ने दिव्या की बीमारी का क्या अनुमान लगाया। तो डॉक्टर ने दिव्या की बीमारी का यह अनुमान लगाया कि दिव्या को खून की कमी हो गई है। उन्होंने क्या कि दिव्या को खून की कमी हो गई है और दिव्या को जो डॉक्टर ने दिव्या की खून की जांच के लिए भेजा था, यानी दिव्या को खून की कमी हो गई थी। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर अपना प्रश्न बन रहा है कि डॉक्टर दीदी ने रक्त कहाँ से लिया। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी, यानी इतना होगा कि डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें ली। यहाँ तक कर लेंगे आप लोग। फिर अपना है रक्त को लेकर उसने क्या किया। तो रक्त को लेकर उन्होंने क्या किया, तो रक्त को कुछ बूंदें उन्हें स्लाइड पर डाल दी। यहाँ पे आया है ना
कि छोटे से शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उन्होंने रक्त की कुछ बूंदें ली और स्लाइड पर लगा दी। फिर अपना जो प्रश्न है कि दिव्या की जो बीमारी के बारे में डॉक्टर ने अनिल से क्या बताया, तो इधर से अपना उत्तर बन रहा है कि डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया दिव्या को एनीमिया है। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की बीमारी के बारे में अनिल से क्या बताया, डॉक्टर दीदी ने अनिल से दिव्या की बीमारी में ये बताया कि दिव्या को एनीमिया है। आगे पढ़ते हैं। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोली, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसे छोटे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विमाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो अपना इस पैराग्राफ से यह प्रश्न बना कि अनिल को डॉक्टर ने खून रक्त के हैं वो कितने भाग बताए, तो यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें विमाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अब प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि रक्त की बूंद में इनकी संख्या कितनी होती है, तो रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। और यदि 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें कितने हो सकते हैं, यदि 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। अब ये प्रश्न बन रहा कि हमें रक्त लाल रंग का नजर क्यों आता है, क्योंकि ये यहाँ से आप लोग लाल कण बनावट में, यहाँ से कर ले, बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रखते हैं तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण हमें रक्त का जो रंग है वो लाल नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। अब यहाँ से ये प्रश्न भी बन रहा है कि इन जो रक्त कण होते हैं इनके क्या काम होते हैं, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। जो लघुत्तरात्मक प्रश्न बन रहा है, ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर हवा, साफ हवा
से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, हम प्राप्त करते हैं, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है और ये कितने कणों का ही है। फिर है छोटा प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि इनका जीवन काल कितने महीने का होता है। तो इनका एक जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर आगे पढ़ते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त के कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों की आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो ये अपना जो प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो यहाँ से उत्तर होएगा कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व इसमें उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इसलिए एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि खाने चाहिए। यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। अगर एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, क्योंकि ये तत्व इनमें उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बहुत बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अब यहाँ से अपना इस पैराग्राफ से अपना प्रश्न यह बन रहा है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं कि ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि एक किस्म के कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह से पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो इनसे बचने का क्या उपाय है? इनसे बचने के लिए इनके बचने के उपाय, ये पॉइंट तो हो गया कारण, और ये जो हमने पढ़ा है अभी, तो ये तो हो गया कारण का। और दूसरा इनसे बचने के उपाय, इनसे बचने का उपाय में पहला है, इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। दूसरा इसका है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें
और इधर उधर नंगे पैर न घूमे। तो दो तो इसके कारण हो गए और दो ही उसके उपाय हो गए। आगे पढ़ते हैं। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का दूसरा भाग है वो कल पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।